नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 23वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आपको पता है कि ये वीडियो कल ही आना था, लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से इसको रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसलिए कल मैं इसको लेकर नहीं आ पाया था, तो आज मैं इसे लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ है आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो आइए आज के इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो के तहत अन्य दिनों की भांति ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनसे संबंधित विश्लेषण को यहाँ देखेंगे। इनसे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इन सभी वीडियो का PDF चाहिए तो आप सृष्टि IAS 20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ से आपको डेली करेंट अफेयर के जो मटेरियल है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही अन्य जो आपकी एग्जाम से संबंधित स्टडी मटेरियल वो भी आपको वहाँ से मिलते रहेंगे, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि इस तरह के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर पसंद आई ये सीरीज तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो आइए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। दूसरा कथन है इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को अस्थायी करना था। तीसरा कथन है कि अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उपयुक्त कारणों में से कौन सा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के लिए जिम्मेदार कारण थे? आपको ये तीनों कथन पढ़कर और आपको बताना है कि ये तीनों कथन में से जो कौन कौन कथन है वो इस बंदोबस्त के लिए इस्तेमारी बंदोबस्त, आपको बता दूं कि इस्तेमारी बंदोबस्त को ही हम अस्थायी बंदोबस्त के नाम से ही जानते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको इन तीनों कथनों पर विचार करके और सत्य कथन को जो है या इनके लिए जो जिम्मेदार कथन है उनको ढूंढना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ 1 और 2 जो कारण है वो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी के सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो इस्तेमारी या अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लाया गया था, इसके लिए उपयुक्त सभी के सभी कारण जो है वो जिम्मेदार था, जिसमें जो कारण 1 है ये भी था, 2 भी है और 3 भी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए इसके विश्लेषण को या व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो अंग्रेजों द्वारा इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए उपयुक्त सभी के सभी कारण जिम्मेदार थे, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी या अस्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे जो बंगाल विजय के समय उत्पन्न हुई थी। साथ ही आपको बताऊं तो 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार जो है अकाल देखने को आपको उस समय मिलेगा। साथ ही खेती की पैदावार जो है वो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊं तो अंग्रेजों ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तेमारी बंदोबस्त का अर्थात अस्थायी बंदोबस्त का चुनाव किया। उनके अनुसार यदि सरकार राजस्व की मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर देगी तो कंपनी को नियमित राजस्व मिलेगा और साथ ही जमींदार भी अपने पूंजी निवेश से लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि लाभ में कंपनी की भागीदारी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों का मानना था कि अगर हम कर को अस्थायी कर देते हैं तो हमें तो उनको अस्थायी कर ही देना पड़ेगा। तो इनसे 2 फायदा हो जाएगा कि हमें भी अस्थायी जो इनकम है हमारा वो मिलता रहेगा, साथ ही किसानों को या ज़मींदारों को जो है उनसे ज़्यादा अगर वो उत्पादन करते हैं तो ये इनकम उनका होगा, इसलिए वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन करें और हमारा लाभ भी क्या हो, ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा ज़मींदार कर नहीं पाता है, क्योंकि ये किसानों के ऊपर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो अपना जो है वो धन कमाना शुरू कर देता है। अंग्रेज़ों के लिए जो वसूल करता है वो तो करता ही है, साथ ही
अपना जो ये कह सकते हैं आप कि गलत तरीके से धन कमाने की जो प्रवृत्ति है उनमें वो जागृत हो जाती है, उनको लोभ आ जाता है। और अंग्रेज़ों के साथ साथ ये ज़मींदार लोग भी किसानों को जो है वो बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। साथ ही आपको बताऊं तो अधिकारियों को यह भी आशा थी कि इस व्यवस्था से छोटे किसानों तथा धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है किसी भी उत्पादन के लिए, किसी भी जो आपका ये उद्योग है उसके लिए, तो ये दोनों के दोनों जो है साधन उनके पास उपस्थित होगा, विद्यमान होगा और फिर जो है उनका उत्पादन स्तर बढ़ जाएगा। इस प्रकार देखें तो ये इन व्याख्या के आधार पर दोस्तों यहाँ इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि जो ये सोचा था ऐसा हुआ नहीं, उलट हो गया और उत्पादन का स्तर और जो है वो गिरता ही चला गया, क्योंकि ज़मींदारों का जो शोषण था वो किसानों पर बढ़ता चला गया। उधर अंग्रेज उनका शोषण करते थे और उधर ये ज़मींदार लोग उनका शोषण करते थे, और कर का बोझ इतना ज़्यादा हो गया कि ये किसान लोग जो है अपने कर को चुकाने के लिए जो आपका लोकल बड़ी था, लोकल मार्केट था, उनसे साहूकारों से ये ऋण उठाना शुरू कर दिया। और ये साहूकार 5 रुपये को 50 रुपये, 50 रुपये को 500 ऐसे बेईमानी करके वो उसमें अपने वही खाता में लिख लेता था, और जो ब्याज दर था वो काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन जो ऋण का दुष्चक्र है उसमें फंसता चला गया और उसका ज़मीन भी नहीं रहा। और जब वो इन साहूकारों का कर्ज नहीं चुका पाता था तो फिर वो ज़मींदार या यूँ कहे कि साहूकार लोग जो थे वो भी जो है उनका ज़मीन क्या करने लगे, हड़प करने लगे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। तो ये आपने देखा अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त के विषय में। अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्था या व्यवस्थाओं से था? पहला इस्तेमारी बंदोबस्त, दूसरा महालवाड़ी व्यवस्था, या फिर तीसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, या फिर चौथा जो है इस्तेमारी और महालवाड़ी व्यवस्था। अब आपको सूर्यास्त नियम के संदर्भ में ये बताना है कि इस नियम का संबंध निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से, ये जो 4 व्यवस्था दिया गया है उनमें से किसके लिए ये जो है कैपेबल था, या किस व्यवस्था में ये विद्यमान था, लागू होता था। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ कि केवल एक जो व्यवस्था है उनमें ये देखने को मिलता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 2, 3 में देखने को मिलता है, अर्थात महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये नियम लागू था। और तीसरा कह रहा है कि 1 और 3 में ये लागू था। और चौथा जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है केवल 4 अर्थात इस्तेमारी और महालवाड़ी व्यवस्था के लिए ये लागू था। और यहाँ मैं बताऊँ आपको कि सूर्यास्त नियम का जो संबंध है दोस्तों ये है इस्तेमारी बंदोबस्त अर्थात अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। और इसमें होता क्या था दोस्तों, इसमें जो है आपको देखिएगा कि इसमें नियम ये था कि अगर आपने जिस दिन आपको कर जमा करना है उस दिन के सूर्यास्त होने से पहले अगर आपने कर जमा नहीं किया तो आपकी ज़मीन जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा नीलाम कर लिया जाएगा। यही था सूर्यास्त का नियम और इसका संबंध इस्तेमारी या अस्थाई बंदोबस्त से था। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो सूर्यास्त नियम का संबंध इस्तेमारी बंदोबस्त से था। साथ ही यहाँ आपको बता दूं कि इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को, अर्थात निश्चित तारीख का मतलब है कि जिस दिन आपको कर देने की जो तिथि निर्धारित की गई है अंग्रेजों के द्वारा या फिर जो जमींदार हैं उनके द्वारा, उस तारीख को सूर्यास्त होने तक अर्थात सूरज के डूबने से पहले तक या डूबने तक अगर आपने ज़मींदार को राजस्व का भुगतान नहीं किया तो फिर उसकी ज़मींदारी जो है ज़मींदारों के द्वारा नीलाम कर ली जाती थी अर्थात उसका ज़मीन ज़मींदारों के द्वारा हड़प लिया जाता था। यही था सूर्यास्त नियम। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है पटना से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी पूना से, या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद से। दोस्तों सूपा विद्रोह की शुरुआत की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये
महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र से जो है इनकी शुरुआत हुई थी और वहीं से जो है इस विद्रोह की जो है शुरुआत होकर और फिर ये विशाल रूप धारण कर लिया था और फिर जो है अंततः अंग्रेज़ों के द्वारा उसे कुचल दिया जाएगा। और फिर जो है ये विद्रोह कहीं ना कहीं पूना के क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के प्रति जो एकता है, एकजुटता है, उनके शोषण के खिलाफ जो एकजुटता है, उनको ये जागृत करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना अर्थात आधुनिक पुणे जो कि महाराष्ट्र के ज़िले हैं वहाँ से हुई थी। साथ ही सूपा एक विपणन केंद्र अर्थात मंडी हुआ करता था दोस्तों। साथ ही यहाँ पे अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। यहाँ पे 12 मई 1875 ईस्वी को, ये तिथि जरूर ध्यान रखिएगा, 12 मई 1875 ईस्वी को वहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों के जो रैयत अर्थात जो किसान लोग थे वो इकट्ठा हो गई और फिर उन्होंने साहूकारों के वही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली गई और उनके घरों को भी आग लगा दिया गया, साहूकारों के घरों को। और पूना से ही यह विद्रोह अहमदनगर में जो है वो फैल गया और 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। इसकी विशालता को आप इस जो गांव की संख्या है उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने जो है स्थापित किया। आप समझिए कि इसकी विकरालता, उनकी विशालता कितनी थी और इनकी भयावहता कितनी थी कि अंग्रेज़ों को गांवों में पुलिस थाने स्थापित करने पड़े। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि सूपा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आपको बताना है। इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी पुणे अर्थात जो पुराना नाम था इनका, उनका था पूना, आधुनिक है पुणे, या पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ ही सूपा उस समय जो तत्कालीन समय में एक विपणन केंद्र अर्थात मंडी हुआ करता था। इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 12 मई 1875 ईस्वी को हुई। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, ग्रामीण इलाकों के रैयत अर्थात किसानों के द्वारा। किसके खिलाफ, तो ये साहूकारों के खिलाफ किया गया था। और इस विद्रोह की जो भयावहता है ये तकरीबन 30 से अधिक गांवों को प्रभावित किया और उसके लिए विद्रोहियों के गांव में अंग्रेज़ों को इसे दबाने के लिए थाने स्थापित करने पड़े। तो ये आपने देखा सूपा विद्रोह को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1851 ईस्वी में। क्या ये सही बात है, ये आपको डिसाइड करना है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1858, ऑप्शन सी कह रहा है 1862 या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 1859 अर्थात 1859। और आपको मैं बताऊं कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद चल करके आगे जो है 1859 ईस्वी में जो है हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई, तो ये हुई थी आपको 1857 ईस्वी में। साथ ही आपको बताऊं तो 1859 ईस्वी में जो है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी जो है वो बनाया गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई, तो 1859 में। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1857 में। साथ ही आपको यहाँ बताऊं कि इसका उद्देश्य अर्थात मैनचेस्टर कॉटन कंपनी जो बनाई गई 1859 में और जो ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ बनाई गई, इसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा जिससे उनकी कंपनियों का विकास हो सके। किनके कंपनियों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों के कंपनियों का विकास हो सके। इसलिए उसने विश्व भर में दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को जो है प्रोत्साहित करने के लिए इसने जो है 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी और 1897 में ब्रिटेन में जो है कपास आपूर्ति संघ की स्थापना किया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में वे लोग देखते थे कि अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में लंकाशायर को अर्थात इंग्लैंड को जो है कहाँ से कपास की आपूर्ति
हो सकता था भारत से, और भारत को इसी दृष्टि से देखता था और इसी दृष्टिकोण को जो है वो पूरा करने के लिए उसने भारत में भी कपास के उत्पादन को उसने क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो इस व्याख्या के आधार पर अगर देखें दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी 1859 आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों की मान्यता प्रदान की गई। क्या ऐसा था क्या? आप लोग सोच के बताइए। कथन 2 कह रहा है कि इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। क्या ऐसा भी था क्या? आपको ये दोनों कथन पढ़ के बताना है कि क्या 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में ये दोनों कथन सही है क्या, या सही नहीं है तो गलत है क्या? तो ये आपको डिसाइड करना है। और यहाँ हमें ढूंढना क्या है दोस्तों, तो ये सही कथन ढूंढना है। और आपको मैं बताऊं यहाँ ये भी कथन सही है और ये भी कथन, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून कब पारित किया गया, तो ये किया गया था, आपको ध्यान में ये रखना है 1859 में। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, ठीक है, कि परिसीमन कानून कब पारित किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो 1859। साथ ही में इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित जो ऋण पत्र था ये केवल कितने वर्षों का हो, 3 वर्षों का। और ऐसा क्यों 3 वर्षों का क्यों हो, इसलिए कि इनका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा समय तक दोस्तों जो ब्याज है उनको संचित अर्थात इकट्ठा नहीं होने देना चाहते थे वो, ताकि जो ऋण लेते थे साहूकार से उन पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े, और फिर जो ये ऋण दाता है जो साहूकार लोग हैं वो ज़्यादा बेईमानी जो करता था, जिनकी शिकायत पर ये नियम लाया गया था, ये कानून लाया गया था, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके, इसका ये उद्देश्य था। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो रैयतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया। ठीक है, ये क्यों पारित किया गया? क्योंकि उस समय जो रैयत लोग थे, किसान लोग थे, वो ऋणदाताओं अर्थात साहूकारों के और जो जमींदार लोग थे जिनसे ये लोग ऋण लेते थे, उनके द्वारा जो उनके साथ धोखा किया जाता था, उनकी शिकायत किया। इसके कारण ही 1859 में अंग्रेजों के द्वारा परिसीमन कानून को लाया गया, जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयतों अर्थात जो साहूकार लोग थे जो ऋण देते थे उसे ऋणदाता कहा गया, और जो रैयत अर्थात जो ऋण लेते थे वो रैयत अर्थात किसान कहा गया। तो उसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित जो ऋण पत्र होगा वो केवल कितने वर्षों का होगा दोस्तों, 3 वर्षों का होगा। इस प्रकार देखें तो कथन 1 बिल्कुल सही है। साथ ही इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित अर्थात इकट्ठा नहीं होने देना था, अर्थात संचित होने से रोकना था। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। किंतु आपको बताऊं, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे वर्ष एक नया बंध पत्र अर्थात जो बॉन्ड पेपर है वो भरवाने लगे, और जब ऋण चुकाए जाते थे तो ऋणदाता रैयत को उसकी रसीद देने से मना कर देते थे, और इस बंध पत्रों अर्थात बॉन्ड पेपर में जाली आंकड़े भर लेते थे, गलत आंकड़े भर लेते थे, और किसानों की फसलों को कम कीमतों पर ले लेते थे, और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया करते थे। इस प्रकार ये कानून आया तो जरूर, लेकिन जिस उद्देश्य से इसे लाया गया वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, क्योंकि जमींदार लोग, साहूकार लोग अपने चालाकी के बल पर इस कानून का जो है दुरुपयोग करने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर देखें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 दोनों के दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है कि इस्तेमारी बंदोबस्त, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस्तेमारी बंदोबस्त देखकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका नाम अस्थायी बंदोबस्त भी है। ठीक है, तो इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू किया गया। दूसरा कथन है इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी द्वारा प्रदान किया जाता था। और तीसरा कथन है जमींदार को भूमि के अस्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, यहाँ आपको चुनना है।
अर्थात इन तीनों कथनों जो है उनमें से इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथनों का आपको क्या करना है दोस्तों, चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 और 3 सभी के सभी सही है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊं कि यहाँ जो सही ऑप्शन है ये है आपका 1 सही है, 2 सही है, किंतु 3 गलत है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 3 इसलिए गलत है क्योंकि जमींदार को भूमि का अस्थायी अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि वो एक ट्रस्टी के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? ट्रस्टी के रूप में ये लोग जो है वो काम कर रहे थे। तो इसलिए उनको जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनको अस्थायी अधिकार जमीन का दे दिया गया, इसलिए कथन 3 गलत है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो इस्तेमारी बंदोबस्त सन 1793 ईस्वी में बंगाल व उनके आसपास के क्षेत्रों में लागू किया गया। और जब ये लागू किया गया उस समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था दोस्तों, तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछता है ये कब लागू किया गया, तो ये किया गया आपका जो है लागू वो 1793 में। कहाँ? तो बंगाल व उनके आसपास के क्षेत्रों में। और ये जिस समय ये लागू किया गया या किसके द्वारा इसे लागू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया। तो इस प्रकार देखिए तो कथन एक ही इससे सही हो जाता है, इस स्टेटमेंट से। साथ ही आपको बताऊं तो राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी व्यवस्था के तहत दिया जाता था। जो अधिक ऊंची बोली लगाता था उसे ही राजस्व एकत्र करने का, उस जमींदार को ही राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों का उद्देश्य ही था ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व को कमाना, एकत्र करना। इसलिए इस स्टेटमेंट से हम देखते हैं कि कथन 2 भी एकदम सही है। साथ ही आपको बताऊं तो कंपनी समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से कितनी राशि एकत्र करनी है। जमींदार अब गांव की जमीन का अस्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि राज्य का समाहर्ता अर्थात संग्राहक मात्र था। इस प्रकार हम देखें तो कथन 3 दोस्तों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए इस व्याख्या के आधार पर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, किंतु 3 जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इस्तेमारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात अस्थायी बंदोबस्त जो है वो क्यों असफल हो गया, क्यों सफल नहीं रहा, इसके कारणों के संदर्भ में आपको विचार करके बताना है कि कौन से कारक इनके असफलता के लिए जिम्मेदार थे। कथन 1 कह रहा है या कारक 1 है कि ऊंची राजस्व की मांग, ठीक है। कथन 2 है असमान राजस्व निर्धारण। कथन 3 है जमींदारों को सीमित अधिकार। और कथन 4 है जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। और आपको मैं बताऊं कि इनके असफलता के जो कारण है दोस्तों, इनमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, किंतु 4 सही नहीं है। क्योंकि अगर जमींदारों का जो है किसानों के प्रति सहानुभूति वास्तव में होता तो ये स्थिति जो है किसानों की बद से बदतर नहीं होती और उस उत्पादन का स्तर जो है वो निम्न नहीं होता। और जिस उद्देश्य से इस्तेमारी अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था वो कहीं न कहीं जो ये सफलता आप देख रहे हैं उसमें आपको कहीं न कहीं कमी जरूर देखने को मिलता। तो ऐसा नहीं था, जमींदारों के प्रति किसानों की जो है सहानुभूति नहीं थी, बल्कि ये और क्रूरता के साथ ऊंचा जो है कर उनसे वसूलता था। और 1 पैसा अगर अंग्रेज़ों को देना है तो 3 पैसा वो अपने लिए भी इसमें इकट्ठा कर देता था और कुल 4 पैसा उनसे वसूलता था। अर्थात कह सकते हैं आप कि वो लोग जितना हो सकता था किसानों का भरपूर शोषण किया, न कि सहानुभूति रखते थे। इसलिए ये कथन यहाँ गलत होगा। और इस प्रकार देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो कंपनी ने राजस्व की दरों को ऊंचे दर पर रखा था। इसके लिए दलील दी गई थी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ेगी तो जमींदारों का बोझ कम होता जाएगा। इस प्रकार देखें तो कथन 1 सही है, लेकिन जो ये तर्क दिए थे वो बिल्कुल निराधार साबित हुआ और ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। साथ ही आपको बताऊं तो राजस्व निर्धारण असमान था।
क्योंकि आप देखेंगे कि फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व की निर्धारण राशि एक निश्चित समय में दी जाएगी और राजस्व न चुकाया गया तो जमींदारी जो है वो सूर्यास्त कानून के तहत नीलाम कर लिया जाएगा। इस प्रकार देखें तो कथन 2 भी सही है। साथ ही आपको वहाँ बता दूं कि कंपनी जमींदारों को अपने अधीन रखना चाहती थी, इसलिए उन्हें सीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके लिए जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। जमींदारों से न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था की शक्ति को भी छीन लिया गया और उसे किसे दे दिया गया? कलेक्टर को दे दिया गया। इस प्रकार देखें तो कथन 3 भी सही है। साथ ही आपको बताऊं तो जमींदार वर्ग की किसानों से सहानुभूति के उदाहरण देखने को नहीं मिलते, बल्कि क्रूरता के कई उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। इस प्रकार कथन 4 गलत है। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर देखें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है, किंतु 4 जो ऑप्शन है ये क्या है दोस्तों? ये गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता था? यहाँ पे आपको ये वर्ड है वो ध्यान में रखना है। कौन सा वर्ड? अमला। अर्थात अमला का तात्पर्य क्या था? क्या ऑप्शन ए कह रहा है राजस्व निर्धारण का ये एक प्रकार था क्या अमला? ऑप्शन जो बी है वो कह रहा है कि क्या अमला जमींदार का अधिकारी था? ऑप्शन सी कह रहा है क्या ये शिल्पकार वर्ग हुआ करता था क्या? और ऑप्शन डी कह रहा है कि क्या खेती का यह एक प्रकार था? और आपको मैं बताऊं ये जो अमला है दोस्तों ये था जमींदार का अधिकारी, जिसको अमला कहा जाता था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो अमला जमींदार का अधिकारी हुआ करता था जो राजस्व को क्या करता था? तो राजस्व को ये एकत्र करने का काम, संग्रह करने का काम करता था और ये जमींदार का अधिकारी होता था। कौन? अमला। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। कथन 2 कह रहा है कि ये झूम खेती करते थे। कथन 3 कह रहा है जमींदार और व्यवसायी या अर्थात व्यापारी उन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी सही है। और यहाँ जो सही उत्तर है, सही कथन है वो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बता दूं यहाँ कि उपयुक्त सभी के सभी कथन सत्य है, क्योंकि पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द अर्थात उनके आसपास रहा करते थे और ये झूम खेती जो है वो करते थे। झूम खेती क्या है दोस्तों, इसका जिक्र मैं आपको कर दूं तो एक्चुअली इसे हम ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और जब हम ज्योग्राफी का जो सीरीज है वो चलाएंगे तो वहाँ आपको बहुत डिटेल में इससे पढ़ने को मिलेगा। और झूम कृषि का यहाँ जो बेसिक अर्थ है वो समझ लीजिए। झूम कृषि जो है वो आदिवासी जो लोग हैं, आज भी आप उत्तर पूर्व के जो आदिवासी लोग हैं वो ज़्यादातर इसे करते हैं। और झूम खेती में वो लोग क्या करते हैं, एक जगह जंगल को काट देते हैं, ठीक है, और फिर उसको जला देते हैं और उसमें 4-5 सालों तक खेती करते हैं। और जब इनका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है तो फिर ये लोग उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और फिर उस क्षेत्र में भी जंगलों को काट कर फिर से उनको जला देते हैं और वहाँ खेती करते हैं और फिर 2-3 साल बाद फिर ये कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं और ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन चलता रहता है। और आज की डेट में जो है झूम कृषि पर हमारे सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इनसे वनों का सर्वनाश होता है। तो ये जो है झूम कृषि का प्रकार है, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो ये जो है राजमहल के पहाड़ियों में उस समय में, तत्कालीन समय में पहाड़िया लोग करते थे, ठीक है। साथ ही आपको बताऊं तो ये लोग बेचने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त रेशम के कोया और राल का काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। साथ ही इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को निपटाते थे। और मैदान में रहने वाले जो जमींदार थे अपने तंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारी इनके इलाकों से सुरक्षित आवागमन, अर्थात जब वो गुजरता था उस रास्ते से तो उसे लूट न ले ये लोग, इनसे सुरक्षित आवागमन के लिए उन्हें पथकर, अर्थात रास्ते का कर, पथ मतलब रास्ता होता है
ठीक है, उनका ये के कर के रूप में उन्हें नियमित राशि या जो भी चीज़ है नियमित कर उनको ये लोग भुगतान करते थे। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर देखें तो यहाँ सभी के सभी अर्थात ऑप्शन कथन 1, कथन 2 और कथन 3 सभी सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जोतदार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह धनी किसानों का वर्ग हुआ करता था। कथन 2, यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कोई सही नहीं है। और यहाँ जो सही है वो ऑप्शन 1, तो यहाँ पे कथन 1 तो सही है किंतु कथन 2 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो जमींदार थे, जोतदार थे, ये धनी किसान वर्ग हुआ तो जरूर करता था, लेकिन ये जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता नहीं करता था, बल्कि जमींदारों के द्वारा जब ऊंचा कर लगाया जाता था तो ये इसका प्रतिरोध करता था, इनका ये विरोध करता था। इसलिए यहाँ कथन 1 तो सही है लेकिन 2 गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ए। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। कहाँ पे? बंगाल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किस क्षेत्र में धनी किसान को जोतदार कहा जाता था, या बंगाल के धनी किसान को क्या कहा जाता था? तो जोतदार कहा जाता था। तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज करके कुछ भी आपसे पूछ सकता है। साथ ही वे लोग बड़े बड़े रकबे अर्थात भूमि पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकारों के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। इस प्रकार देखें तो कथन 1 सत्य है। साथ ही जोतदार जमींदारों की जो शक्ति है उनकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांवों में ही रहते थे, जिसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव था। किनका? जोतदारों का। ठीक है, अर्थात ये लोग जमींदारों द्वारा गांव की जमा अर्थात लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रतिरोध करते थे, न कि उनका सहयोग करते थे कर वसूलने में। इस प्रकार देखें तो कथन 2 असत्य है, और इस व्याख्या के आधार पर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन 1 जो है कथन किया एक धनी वर्ग था वो तो सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। कथन 2 कह रहा है कि आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कोई सही नहीं है। और यहाँ जो सही कथन है दोस्तों ये आपका 1 भी है 2 भी है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इसलिए बसाया गया था ताकि ये लोग झूम कृषि करके जंगलों को क्या करे? साफ करे, और फिर जो है इस भूमि को, जो बंजर भूमि है उनको उपजाऊ बनाए, और फिर अंग्रेज अपने लोभ को जो है अंजाम देने के लिए, अपने लोभ के प्रति जो उनके का जो राजस्व प्राप्त करने का जो उनका मंसूबा था उनको क्या कर सके? पूरा कर सके, और अपने खजाने को क्या कर सके? भर सके, और फिर जो है भारत को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से धन लूट कर कहाँ? इंग्लैंड भेज सके, और अपने आप को मजबूत कर सके, अस्थायित्व प्रदान कर सके। तो इसलिए इन लोगों को जो है वहाँ पे राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में बसाया गया था, क्योंकि ये लोग झूम कृषि करते थे और उनका प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। तो ये कथन है। साथ ही आप देखें तो आरंभ में संथाल लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो है उनका क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, उनको बसने के लिए जो है क्षेत्र दे रहे हैं। लेकिन जब इनको असलियत का पता चला तो फिर बाद में ये क्या हो जाएंगे? अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1, 2 दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ उपरोक्त दोनों कथन सही है, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार पहाड़िया जनजाति को अपने नियंत्रण में
नहीं कर पाई तो राजमहल पहाड़ी के आसपास के जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाने के लिए संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। और जब इनको ज़मीन दिया तो उन लोगों को लगा कि ये हमें क्या कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, हमारा सहायता कर रहे हैं, हमें बसने के लिए ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन जब इनको असलियत का पता चला तो फिर ये आरंभ में तो इनके वफादार थे, लेकिन आगे चलकर इनके दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको बताऊं तो ये लोग हल का प्रयोग कर पहाड़ी भूमि को पूरी ताकत लगाकर खून पसीना एक करके खेती योग्य बनाते थे। शुरू में संथाल खानाबदोशी जीवन जीते थे। खानाबदोश जीवन का मतलब है कि घुमंतू जीवन जीते थे। इन लोगों का कोई अस्थायी घर नहीं होता था। जैसे आज के डेट में भी आप देखते हैं कि जो गांव में जनरली स्टेशन पर जो है आप देखेंगे, स्टेशन के आसपास जो कुछ खानाबदोश लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो जो है आप देखेंगे कि सिरकी को लगा करके जो टेंट होता है इन लोगों का, उनको लगा के उनमें रहते हैं और फिर कुछ दिन यहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम खानाबदोश जीवन, घुमंतू जीवन। परंतु जब वे एक जगह पर बस गए तो कई तरह की वाणिज्यिक खेती भी करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। साथ ही आपको बताऊं तो ब्रिटिश सरकार ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया। उनको दी गई जमीन पर शुरू के 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ कर खेती करना आवश्यक था। अर्थात उनसे कहा गया कि जहां आप बस रहे हैं वहां शुरू के 10 वर्षों में जो है जितने भाग पर आप रह रहे हैं उनके 10वें भाग जो है वहां से जंगल साफ होना अनिवार्य है, वो आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए, इस व्याख्या के आधार पर तो यहाँ इस प्रश्न का 11वें प्रश्न का उत्तर जो होता है वो होता है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 1 और 2 जो कथन है, ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर सही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुल 11 प्रश्न को शामिल किया था और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही रोचक लगा होगा। लेकिन आज के इस सेशन में बस इतना ही। जब तक हम नेक्स्ट सेशन लेकर आते हैं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। लेकिन आज के इस वीडियो को विराम देने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर ये वीडियो वास्तव में आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अभी तक आपने इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब मैं कोई वीडियो इस तरह का इस पर डालूँ तो। और आप लोग रेगुलर इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और जो एक सीरीज़ और चलता है संविधान सीरीज, उनसे भी आप जुड़े रहिए। और आगे आने वाले समय में हम प्रत्येक सब्जेक्ट का सीरीज लेकर आप लोगों के लिए आएंगे और आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मैं पूरा आपको प्रिपेयर कर दूंगा और जीके में ऐसा बना दूंगा कि आपको जीके जीएस के लिए किसी अन्य जगह किसी चीज़ की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो को इसी वक्तव्य के साथ, इसी व्याख्या के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।